हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक। चैप्टर का नाम है फ्री ट्रेड और टॉपिक का नाम है प्रोटेक्शन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेरिट्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं प्रोटेक्शन क्या होता है। जब भी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर सरकार रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, ट्रेड बैरियर्स लगा देती है, टैक्सेस लगा देती है, तो उन रेस्ट्रिक्शंस को प्रोटेक्शन कहा जाता है या पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू अ पॉलिसी वेयर बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। ये एक ऐसी पॉलिसी है सरकार की जिससे सरकार बाहर से जो कंपनियां आती हैं वो हमारी लोकल कंपनियों के साथ compete ना करें, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाती है। द एम इज टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ लो प्राइस प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू एनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग हाई प्राइस प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली इसमें मेन मकसद क्या होता है? मेन मकसद होता है कि जो हमारी कंपनियां हैं जो हाई प्राइस प्रोडक्ट बना रही हैं ताकि वो बंद ही ना हो जाएं, खत्म ही ना हो जाएं, उनको प्रोटेक्ट करना। और जो बाहर से जो लो प्राइस प्रोडक्ट आ रहा है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। रिस्ट्रिक्शन कई टाइप की होती है, वो मैं आगे वीडियो लेके आऊंगा। ज्यादातर टैक्स लगा देते हैं और भी कई टाइप की रिस्ट्रिक्शन है ताकि लोग डिस्करेज फील करें और अपने घर का सामान यूज करें और बाहर की कंपनियों का सामान कम यूज करें या ना यूज करें। तो पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन में क्या है? फ्री ट्रेड खत्म हो जाता है और ट्रेड के ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस जिससे हमारे घर की कंपनियां तबाह ना हो। अब इसकी दो डेफिनेशंस मैंने की हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एनाटल मुराद, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट थ्रू रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। वो पॉलिसी जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है थ्रू रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, उसको प्रोटेक्शन कहा जाता है। फिर पेंगुइन डेफिनेशन, जो पेंगुइन डिक्शनरी है वो क्या कहती है? प्रोटेक्शन is the imposition of tariffs or quotas to restrict the inflows of imports। यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना भूल गया। ठीक है, तो पेंगुइन डिक्शनरी ये कहती है कि जो प्रोटेक्शन है इसका मतलब होता है टैरिफ्स, मतलब टैक्सेस वगैरह लगा देना या कोटा फिक्स कर देना कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस लगा देना ताकि जो इंपोर्ट्स की जो मूवमेंट्स हैं वो रोकी जा सकें, ताकि अपने घर की कंपनियों को बचाया जा सके। तो प्रोटेक्शन क्या है? एक ऐसी पॉलिसी जो सरकार फॉलो करती है ताकि वो अपने घर की इंडस्ट्रीज को बचाए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट होने से बचाए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन और टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में क्या होता है कि एक कंट्री फ्री ट्रेड को ख़त्म करके कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है ताकि उसकी जो घर की कंपनी है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो तबाह ना हो जाए। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? प्रोटेक्शन लगाने के फ़ायदे क्या हैं? इसमें दो टाइप के फ़ायदे हैं, इकोनॉमिक आर्गूमेंट्स एंड नॉन इकोनॉमिक आर्गूमेंट्स। वो दोनों मैंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला टर्म्स ऑफ ट्रेड आर्गूमेंट। Terms of trade argument is given to correct the disequilibrium in the balance of payment of a country। Terms of trade argument इसलिए दिया गया है ताकि जो कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो खराब ना हो जाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को सही किया जा सके। अगर आपको ये नहीं पता बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, आप मेरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाएं और उसके लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर मैंने दिया हुआ है, उसको स्टडी करें। इट इज आर्ग्यूड दैट द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स improves the rate at which the country एक्सपोर्ट्स एंड एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट्स। सिंपल वर्ड्स में टर्म्स ऑफ ट्रेड सही हो जाती हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड वो टर्म्स होती हैं जिसपे हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। अगर इम्पोर्ट पे टैक्सेस लगाया, दिमाग से सोचो, इसका ये फार्मूला था ना, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर प्राइस ऑफ इम्पोर्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड का। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है टर्म्स ऑफ ट्रेड की, तो अगर इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो इसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से इसकी डिमांड गिर जाएगी। तो जब डिमांड गिरेगी इसकी और हमारे पास क्या है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं लगातार, और अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं या स्टेबल हैं और अगर इंपोर्ट्स की डिमांड कम हो गई तो हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी। बजाय इसके कि हम अननेसेसरी इंपोर्ट करें, हम वही पैसा बचा के कैपिटल गुड्स मंगवा सकते हैं बाहर से, या कम मंगवा सकते हैं, या इवन फॉरेन करेंसी भी सेव कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट, मैं दोबारा से इसको रब करता हूं, दिस मीन्स दैट अ टैरिफ इंप्रूव्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बिकॉज ऑफ द फॉरेन एक्सपोर्टर इज फोर्स टू पे सम पार्ट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। तो सिंपल वर्ड्स में जो फॉरेन एक्सपोर्टर है, जो हमारे कंट्री में माल एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे हमने ड्यूटी या टैक्स निकलवा लिया, समझ गए बात, उसके ऊपर टैक्स लगा लिया। द एक्सटेंट टू विच अ कंट्री कैन इम्प्रूव its terms of trade by imposing import duty will expand upon relative demand and supply elasticities at the home and abroad। सिंपल वर्ड्स में कितना टैक्स लग सकता है या कितना सप्लाई को या डिमांड को चेंज कर सकता है, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है। मैंने टर्म्स ऑफ ट्रेड के चैप्टर में फैक्टर्स इफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड करवाए हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया था
कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को असर डालती है। तो पहला पॉइंट इसका कहता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड हम बेहतर कर सकते हैं अगर बाहर वाली चीज़ों के ऊपर हम टैक्स लगा दें, ताकि हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट तो उतने के उतने ही है, तो हमें बाहर से पैसा ज़्यादा आएगा और हम बाहर खर्च कम करेंगे तो हमारी जेब में पैसा बच जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बार्गेनिंग आर्ग्यूमेंट। It is argued that the imposition of tariff is necessary to bargain on trade negotiations with other countries। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमने अदर कंट्रीज के साथ बार्गेनिंग करनी है कि हमें ये माल दे दो सस्ते में, उसके बदले हमारे से ये ले लो, इस टाइप की कोई बार्गेनिंग करनी है तो हमें ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगानी बहुत ज़रूरी है। इट साउंड्स गुड बट पुअर कंट्रीज और अंडरडेवलप्ड कंट्रीज ऑफ्टन फाइंड देमसेल्व्स इन अ हेल्पलेस स्टेट while striking a bargain with the rich countries। बट ये अच्छी बात तो है कि बार्गेनिंग आर्गूमेंट करो और उनसे फला चीज़ें ले लो सस्ते रेट पे और अपनी चीज़ें फला चीज़ें दे दो उनको सस्ते रेट पे, बार्गेनिंग करो। मगर इस बार्गेनिंग में भी जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वो फ़ायदा उठा लेती हैं और अंडर डेवलप कंट्रीज फ़ायदा नहीं उठा सकती, इसीलिए प्रोटेक्शन ही सही है। एंटी डंपिंग आर्गूमेंट। प्रोटेक्शन इज एडवोकेटेड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डंपिंग। आपको पता है चाइना से कितना माल आता है, कितने सस्ते में माल आता है, चार्जर, पिन, सुई, कील, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, समझिए बात। तो डंपिंग कर रही है। डंपिंग मीन्स सेलिंग अ प्रोडक्ट इन अ फॉरेन मार्केट एट अ लोअर प्राइस देन एट अ होम प्राइस। जितना उनके घर में नहीं बिक रहा उससे सस्ता वो बाकी कंट्रीज में बेच रहे हैं। डंपिंग एम्स एट फ्लडिंग अ फॉरेन मार्केट विद लो प्राइस्ड कमोडिटीज। डंपिंग का मेन मकसद ही ये कि किसी भी कंट्री में जाके इतना बल्क में सामान बेचो, इतना ज्यादा सामान बेचो ताकि उनकी ऐसी की तैसी हो जाए उनकी कंपनियों की, ठीक है। एज अ रिजल्ट द इम्पोर्ट competing firms are ruined and to protect these such firms a high tariffs are imposed। अब इन इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, इन कंपनीज को बचाने के लिए हाई टैरिफ इम्पोज किया जाता है। दिस विल रेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द इम्पोर्टिंग कंट्री एंड रिमूव द थ्रेट ऑफ डंपिंग। तो इससे क्या होता है, हाई प्राइस हो जाता है, जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं सामान उसका प्राइस हाई हो जाता है, और अगर उसका प्राइस हाई हो जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे, इससे डंपिंग रुक सकती है, समझ गए बात, रुक सकती है, कम हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन आर्गुमेंट। इट मीन्स दैट देयर should be a balanced growth of the economy so that all the sectors of the economy develop side by side। डाइवर्सिफिकेशन आर्गुमेंट कहता है कि भाई एक दो कंपनियां खोलो और सारी की सारी उसी का ही सामान बनाओ और बाकी बाहर से इंपोर्ट कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। डाइवर्सिफिकेशन आर्गुमेंट कहता है हमें हर एक सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई तो हमें बाहर से नाला लेना पड़े, घर में वो सामान बनता हो, ठीक है। फॉर दिस पर्पज एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। तो अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन करना है, तकरीबन सब माल बनाना है घर में, सारा का सारा 100% तो नहीं बना सकते मगर 70-80 भी बनाना है, तो हमें अपनी जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको बाहर के कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट। इन्फेंट मतलब बच्चा। इट इज आर्ग्यूड दैट इफ इंडस्ट्रीज in their infancy are not protected from established foreign producers, they cannot develop to enjoy the comparative advantage। ये पॉइंट कहता है कि अगर जो छोटी छोटी कंपनियां उनको इनिशियल स्टेजेस में प्रोटेक्शन ना मिली तो बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आके उनको कुचल देंगी, दबा देंगी और उनको खत्म कर देंगी। तो अगर वो छोटी छोटी कंपनियां बड़ी होंगी, प्रॉफिटेबल बनेंगी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, तभी तो वो आगे चल के कंपैरेटिव एडवांटेज में आएंगी ना। सो they are protected by providing all types of facilities like subsidies, heavy import duties on the foreign goods etc। इस टाइप की या तो उस कंपनी को सब्सिडी दे दें या फिर बाहर वाली जो सामान आ रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दें एटसेट्रा एटसेट्रा। दे में एक्सपैंड एंड एंजॉय इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इससे क्या हो सकता है, वो विद इन द कंट्री अच्छा काम कर सकती हैं जो छोटी छोटी कंपनी है, और उनको बढ़ने में भी काफ़ी टाइम मिलेगा और हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है सोशली इंपॉर्टेंट और की इंडस्ट्रीज आर्गुमेंट। Protection should be given to socially important industries such as agriculture or important industries like iron and steel, heavy electricals, मशीन मेकिंग, हैवी केमिकल्स एटसेट्रा। तो जो भी हमारे कंट्री के लिए सोशली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं या की मेन इंडस्ट्रीज हैं, वो काम हम खुद करें और उन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें ताकि वो सेम टू सेम काम बाहर ना खुले। अगर वो बाहर से हम लाने लगे तो हमारी जो लोकल कंपनीज हैं वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगी, ठीक है। तो मेन मकसद है कि अपनी प्रोटेक्शन का मेन मकसद ये भी होता है कि अपनी सोशली इंपॉर्टेंट और जो मेन इंडस्ट्रीज हैं उनको बचाया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट आर्गुमेंट। अ यूजुअल आर्गुमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन इज दैट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अब बाहर से सामान आएगा तो यहाँ की कंपनियां बंद हो जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी। द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ रिड्यूसेस इंपोर्ट्स एंड एनकरेजेस एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इन
इंपोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्रीज। तो अगर बाहर से कंपनी आएंगी, यहाँ की कंपनियों के साथ मुकाबला करके उनको बंद करा देंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी। अगर बाहर की कंपनियों पे टैक्स लगता है और उनके प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो लोग यहाँ का लोकल बना हुआ सामान खरीदना पसंद करेंगे। तो वो चीज़ें जो बाहर से आ रही थी वो विद इन द कंट्री बनना शुरू होंगी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। हो सकती है क्या, होगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्गुमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्गुमेंट ये कहता है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अच्छा करने के लिए बाहर के सामान पे टैक्स लगाना चाहिए ताकि बाहर से इंपोर्ट कम हो और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव चला जाए। वैसे आज़ादी के बाद आज तक कभी पॉजिटिव गया ही नहीं, ठीक है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट अ कंट्री शुड इम्पोज टैरिफ to have a surplus of export over import and such a surplus brings more dollars in the country। कि जो भी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का पूरा हिसाब किताब, गुड्स को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, इसको मर्चेंडाइज भी कहते हैं। तो ताकि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें और बाहर से इंपोर्ट कम करें। अब आप दिमाग से सोचो कि बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे कब, जब सरकार इंपोर्ट पे टैक्स लगा लेगी, और यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमें बाहर से पैसा आया ज्यादा, बाहर हमने पे किया कम, तो हमारे पास डॉलर बच गई ना, कहीं जो फॉरेन करेंसी बच गई उसको इमरजेंसी के लिए संभाल के रख सकते हैं, ठीक है ना। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट व्यू बिकॉज इफ ऑल कंट्रीज फॉलो द सेम रूल देन नन वुड गेन। अगर सारे के सारे कंट्री ये करने लगे कि बाहर से सामान आ रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो फिर तो किसी को फायदा ही नहीं ना हुआ, किसी का सामान बिकेगा ही नहीं दूसरे कंट्री में। नेक्स्ट आ जाता है हाई वेज डोमेस्टिक गुड्स आर्गुमेंट। हाई वेज डोमेस्टिक गुड्स should be protected from low wage imported goods by imposing tariffs। अब सिंपल सा मैं आपको समझाता हूं। हाई वेज डोमेस्टिक गुड्स मतलब यहां पे हम डोमेस्टिक गुड्स यूज कर रहे हैं जिनके प्राइसेस हाई हैं क्योंकि उनकी कॉस्टिंग हाई है। अब उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, बजाय इसके कि हमें जो बाहर से लो वेज इंपोर्टेड गुड्स हैं, क्योंकि जो बाहर के गुड्स हैं वो जब बने उनकी कॉस्टिंग कम थी, जब कॉस्टिंग कम पड़ेगी तो आपको पता ही है तो क्या होगा। तो इस पॉइंट में ये ओवरऑल कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने अपनी डोमेस्टिक गुड्स खरीदने हैं ताकि हम डोमेस्टिक गुड्स को खरीद के हम अपने कंट्री के लोगों में ही पैसा घुमा के हाई वेजेस जनरेट कर पाएं, बजाय इसके कि हम बाहर वाले गुड्स खरीद के उनकी इनकम को जनरेट कर पाएं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कीपिंग मनी एट होम आर्गुमेंट, कि घर का पैसा घर में रहे। समझिए बात। अकॉर्डिंग टू दिस आर्गुमेंट व्हेन वी बाय गुड्स फ्रॉम अब्रॉड वी गेट द गुड्स एंड द मनी विल आउटफ्लो फ्रॉम आवर कंट्री। हमने बाहर से गुड्स लिए और पैसा बाहर चला गया, बट when we buy आना था यहाँ पे, ठीक है, BUY, when we buy the goods at home we get both the goods and the money। और अगर हम घर का गुड खरीदते हैं तो पैसा भी घर का विद इन द कंट्री घूमता रहा और गुड्स भी हमारे पास रहे, तो घर का पैसा घर में रहे। ये भी एक प्रोटेक्शन की एक आर्गुमेंट है फेवर में कि भाई घर की चीजें खरीदो ताकि घर का पैसा घर में घूमता रहे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंडिंग होम मार्केट। तो ये कहता है पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन विल एक्सपैंड द होम मार्केट फॉर ऑल द डोमेस्टिक गुड्स। अगर हम घर का सामान खरीदते हैं, बाहर का सामान नहीं खरीदते, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स खरीदते हैं, तो हमारी होम मार्केट बढ़ेगी, मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है इक्वल प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोटेक्शन to domestic industries is advocated for equalizing the cost of production of domestic and foreign products. For this purpose, import tariffs are imposed. इक्वल प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब ये है कि जो बाहर से सामान आता है वो सस्ता होता है, उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो वो महंगा हो जाएगा, तो उसको उतना महंगा कर दो जितना घर में हमें पड़ता है, ताकि उनका सामान कम बिके और हमारा सामान ज़्यादा बिके। और कई केसेस में जितना हमें घर में कॉस्टिंग पड़ती है उससे भी कई गुना महंगा हो जाता है वो, तो लोग डिस्करेज फील करते हैं इम्पोर्टेड गुड को यूज़ करना। तो प्रोटेक्शन के अंडर ये फायदा रहता है कि हम टैक्स लगा के प्रोडक्शन कॉस्ट बाहर वाले सामान की इक्वल कर सकते हैं या इवन उससे भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ सफिशिएंसी। एवरी कंट्री इज कीन टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरी कमोडिटी। हर एक कंट्री ये चाहती है कि हर एक गुड वो विद इन द कंट्री बनाना शुरू कर दे। इट इज बिकॉज ड्यूरिंग वॉर एंड एनी अदर इकोनॉमिक क्राइसिस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अब्रॉड मे नॉट बी पॉसिबल। ये इसलिए होता है कि जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं तो बाहर से इंपोर्ट्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। दिस मे कॉज लॉट्स ऑफ हार्डशिप्स टू द सिटीजन्स। जब भी कोई लड़ाई होगी, अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई होगी, यूक्रेन एंड रशिया, जिसको ज्यादातर जैसे वो यूक्रेन है वो एक्सपोर्ट करता था वीट, तो जिन कंट्रीज को वो वीट एक्सपोर्ट करता था उनकी तो ऐसी तैसी होगी। समझ की बात। सेल्फ सफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड व्हेन इवन दोज इंडस्ट्रीज
आर गिवन प्रोटेक्शन फॉर विच सर्कमस्टांसेस आर नॉट फेवरेबल। वो कंपनियां जिसके लिए हमारे कंट्री में सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है, इवन उनको भी कुछ ना कुछ करके रिवाइव करो, क्योंकि अगर माहौल ख़राब हो जाता, लड़ाइयाँ हो जाती कंट्रीज़ के बीच में, तो फिर जो सिटीजन्स हैं या जो लोग हैं या जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बड़ी परेशानी आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है टू चेक इम्पोर्ट ऑफ लग्जरीज एंड हार्मफुल गुड्स। मैनी हार्मफुल एंड लग्जरी गुड्स आर इम्पोर्टेड अंडर फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो जो मर्जी बाहर से मंगा सकते हैं। देयर इम्पोर्ट एडवर्सली अफेक्ट द करेक्टर ऑफ द पीपल। उनका इम्पोर्ट करने से, हार्मफुल गुड्स का या लग्जरी का इम्पोर्ट करने से लोगों का रहन सहन खान पान थोड़ा चेंज हो जाता है। इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज गुड्स देयर इम्पोर्ट इज प्रोहिबिटेड। तो इसलिए क्या करना चाहिए, उनके इम्पोर्ट को प्रोहिबिट करना चाहिए, और प्रोहिबिट करके ताकि हमारे लोगों की जो हेल्थ है और लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ठीक रहें। जैसे बाहर से सिगरेट शराब आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरी कार आ रही है, उसको देख के और ज़्यादा लोग लग्जरी कार मंगा रहे हैं, तो ऐसे तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। तो ऐसे काम खराब ना हो, उसको सही रखने के लिए प्रोटेक्शन लगानी चाहिए, चेक लगाना चाहिए लग्जरी और हार्मफुल गुड्स के इम्पोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड टू द कंट्री बाय पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। अगर प्रोटेक्शन लगी होगी तो फॉरेन कैपिटल ज्यादा अट्रैक्ट होगी। कैसे? उस कंट्री में अपना माल बेचने के बजाय वो कहेंगे हम इस कंट्री में अपनी कंपनी खोल लेते हैं। समझे बात? तो वो दूर दराज से अपना माल फेंकने नहीं आया करेंगे, डंपिंग नहीं करने आएंगे, बल्कि अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे। विद अ व्यू टू अवॉइड इम्पोर्ट ड्यूटीज लेविड in the wake of policy of protection, developed countries begin to invest capital directly or indirectly in the country। तो वो उस कंट्री में डायरेक्टली आके अपना पैसा लगा के अपनी कंपनी खोलने की सोचेंगे, क्योंकि जब टैक्स लगता है तो उनका माल बिकेगा नहीं या महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन सेविंग्स। पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इज ऑल्सो सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट एनकरेजेस सेविंग। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रोटेक्शन से सेविंग्स होती हैं। व्हेन ड्यूटीज at a high rates are imposed on imports, these goods will be demanded in lesser quantity and hence savings increase। अगर बाहर वाली चीज़ों पे हैवी टैक्स लग जाएगा तो टैक्स लगने से उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग उनको खाना बंद कर देंगे, तो उनके पैसे, लोगों के पैसे जेब के जेब में ही रह जाएंगे। दिस सेविंग्स कैन बी यूज टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड देयर बाय प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। उन सेविंग से लोग या कंट्री बाहर से वो मशीनें खरीद सकते हैं जो हम बाहर से गुड्स मंगवाते थे, वही मशीनें विद इन द कंट्री खरीद के ले आओ और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके घर में ही बनाना शुरू कर दो। तो ये तो थे सारे इकोनॉमिक आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है नॉन इकोनॉमिक आर्गुमेंट। सबसे पहला है डिफेंस आर्गुमेंट। इफ अ कंट्री is dependent on other countries for its agricultural and industrial requirement, it will be very harmful for its national interest at इन द टाइम्स ऑफ वॉर। तो नॉन इकोनॉमिक आर्गूमेंट कहता है कि अगर हम किसी भी कंट्री पे एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए बैठ गए और कहीं जंग जुंग लग गई तो हमारी कंट्री के लिए बहुत ख़राब होगा। तो हमें अपनी कंट्री को डिफेंस या डिफेंड करने के लिए भाई कम से कम जितना हम बनाते हैं उतना बनाने की कोशिश तो करो ना विद इन द कंट्री, ताकि मतलब हमें डिफेंस मिले इन द सेंस कि हम बाहर से इतने डिपेंडेंट ना हो जाएं कि लड़ाई के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिजर्वेशन आर्गूमेंट। Protection is advocated to preserve the special characteristics of nation and certain classes of population and सर्टेन ऑक्यूपेशंस। प्रिजर्वेशन आर्गूमेंट ये कहता है कि भाई फ्री ट्रेड ने हमारा जो कल्चर है, कस्टम्स है, उनकी ऐसी तैसी कर दी है, तो कल्चर और कस्टम्स को बचाने के लिए फ्री ट्रेड पे थोड़ी रोक लगानी चाहिए। तो प्रोटेक्शन की पॉलिसी सही है। तो प्रोटेक्शन से क्या होता है, ज़्यादातर बाहर का सामान आके यहाँ बिकता नहीं तो अगर ज़्यादा सामान यहाँ बिकने लग गया तो लोगों का रहना सहना, खाना पीना सब कुछ बाहर की तरह ही आ जाएगा। हमें अपने आप को प्रिजर्व करना है, इसलिए पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। थर्ड आ जाता है नेशनलिज्म आर्गूमेंट। On account of protection, import of foreign goods is restricted. Demand for indigenous मतलब locally made goods जो है प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म बढ़ जाएगी। ये नेशनलिज्म आर्गूमेंट ये कहता है कि भाई अगर आप घर की चीज़ें यूज़ करते तो आपको अपने कंट्री के लव के जो फीलिंग है वो बढ़ जाएगी, देशभक्ति बहुत ज़्यादा आ जाएगी और आप अपने मुल्क की बहुत अच्छी अच्छी सोचने लग जाओगे और नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाएगी, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, तो ये थे प्रोटेक्शन के मेरिट्स एंड एडवांटेजेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और आपने इसी तरीके से लिखना है और इस चैप्टर के बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर, एक और टॉपिक। चैप्टर का नाम है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शन। जो प्रोटेक्शन की पॉलिसी है उसके नुकसान क्या होते हैं। हर एक चीज़ के फायदे नुकसान तो होते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हिंड्रेंस इन मैक्सिमम सोशल आउटपुट। अगर आप मेरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं तो मैंने कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उसमें ये बताया था कि जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो वर्ल्ड आउटपुट कम बनती है और इंटरनेशनल ट्रेड कंपैरेटिव
कॉस्ट और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के बाद ओवरऑल आउटपुट ज़्यादा बनती है। तो अगर आप प्रोटेक्शन कर लोगे तो वर्ल्ड आउटपुट मैक्सिमम नहीं हो पाएगी। इसमें मैंने लिखा है बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन डिफिकल्टीज अराइज इन द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें क्या होगा, फैक्टर्स की मोबिलिटी एक कंट्री से दूसरे कंट्री रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो जो आउटपुट मैक्सिमाइज होनी थी वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगी। मोर ओवर जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वो अपना रॉ मटेरियल बाहर भी डेवलप कंट्रीज को नहीं बेच पाएंगे, तो उनको वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होंगी जिससे वो आउटपुट मैक्सिमम कर पाएं। इट इज़ देयरफॉर बिकम्स इम्पॉसिबल टू मेक फुल यूज ऑफ द फैक्टर्स एंड एंजॉय एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसमें क्या होगा, एक टाइप की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पाएगी, क्योंकि फैक्टर एंडोमेंट की थ्योरी पे काम ही नहीं हो रहा, या जो लीस्ट कॉस्ट है उस पर काम ही नहीं हो रहा कि जिसमें आपके पास फैक्टर ज़्यादा है वही चीज़ बनाओ, उस पर काम नहीं होगा, प्रोटेक्शन लगेगी। तो इस सिचुएशन में कभी भी जो आउटपुट है वो मैक्सिमम नहीं हो पाती। द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इज दैट देयर इज डिसइक्विलिब्रियम इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स एंड डिक्लाइन इन सोशल प्रोडक्शन। तो ओवरऑल क्या होगा, इससे ओवरऑल प्रोडक्शन डाउन जाएगी और डिसइक्विलिब्रियम रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स में, क्योंकि कुछ कंट्रीज के पास फैक्टर्स ज़्यादा हैं, कुछ के पास कम है, तो इस डिसइक्विलिब्रियम में जो ओवरऑल आउटपुट है वो कम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लॉस टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को लॉस होगा ऑन अकाउंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज लेविड या इम्पोज्ड इन परसुएंस ऑफ द प्रोटेक्शन या पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इंक्रीजेस। जब भी कंट्रीज या गवर्नमेंट्स बाहर के इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगाएंगी तो क्या होगा, जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड इफ इंपोर्ट्स आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड कंज्यूमर्स विल कंपेल टू बाय इंफीरियर इंडिजिनस गुड्स एट हाई प्राइसेस। दूसरी तरफ अगर बाहर से जो सामान आ रहा है उसके टैक्स लगाए तो कंज्यूमर को हाई प्राइस पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर बाहर से जो सामान आ रहा है उसको टोटली बैन कर दिया तो भाई उसे सामान ही नहीं मिलना। समझ गई बात। इस केस में तो उसे लोकल सामान इंफीरियर क्वालिटी का ही खरीदना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है अनइकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्सेज। On account of the restrictions imposed under the policy of protection, natural resources available to the country are to be used by countries itself. सिंपल वर्ड्स में अगर बाहर से हमने चीज़ें आने या जाने में प्रोटेक्शन लगाई हुई है तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जो लोकल रिसोर्सेज होंगे हमारे, वो हम ही यूज़ कर पाएंगे, बाहर वाले कंट्री यूज़ नहीं कर पाएंगे। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लैक कैपिटल एंड टेक्निकल नो हाउ, मतलब उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वो फुल यूटिलाइजेशन या फुली एक्सप्लॉयटेशन कर सके अपने रिसोर्सेज की। हेंस प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉट पॉसिबल। उनके पास ऐसी कैपिटल, उतना पैसा, उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है कि वो अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट एनकरेजमेंट टू इनएफिशिएंट एंड वीक एंटरप्राइजेस। सरकार क्या करेगी, अपनी जो इनएफिशिएंट और वीक एंटरप्राइजेस हैं उन्हीं को सब्सिडियां देती रहेगी और जो कॉम्पिटिटिव है उनको पूछेगी नहीं। बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज डू नॉट बॉदर टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। जो लोकल कंपनियां होती हैं वो अपनी एफिशिएंसियां नहीं बढ़ा पाती क्योंकि उनको पता है कि बाहर से तो किसी ने आना ही नहीं, तो हमारे साथ तो कंपटीशन है ही नहीं। एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में फिएट थी, फिएट कार होती थी, एम्बेसडर कार होती थी। जैसे 1991 के बाद प्रोटेक्शन खत्म हुई, बाहर से होंडा आ गई, मित्सुबिशी आ गई, पता नहीं क्या क्या आ गई, और यहाँ की जो लोकल एम्बेसडर थी और फिएट थी उसकी ऐसी की तैसी होगी। ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स नो इट वेल दैट फॉरेन इंपोर्ट्स आर ईदर टोटली प्रोहिबिटेड और are burdened with the heavy tariffs. Hence, whatever goods they produce in the country, the same will be sold in the domestic market at high price. उनको पता है कि या तो बाहर से सामान बिल्कुल नहीं आएगा, या फिर अगर बाहर से कोई सामान लेके आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स इतना लगेगा कि आम जनता वो खरीद ही नहीं पाएगी, आम लोग नहीं खरीद सकेंगे। तो होगा क्या, उन्हीं का सामान बिकेगा हाई प्राइस पे। There is thus no incentive among the producers either to improve the quality or reduce the cost of production of their products as it found under the condition of competition. तो वो कंपनियां कहेंगी हम इंप्रूव ही क्यों करें, हमारा सामान तो अच्छे रेट पे बिक रहा है। समझ गए बात। तो उनको कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा कि वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें या कुछ भी करें। समझ गए बात। तो ऐसा क्या होता है कि जो इनएफिशिएंट और वीक हैं एंटरप्राइजेज उनको एनकरेजमेंट मिलती है एक टाइप की। नेक्स्ट आ जाता है फॉल इन फॉरेन ट्रेड। Under the policy of protection, imports are either restricted or burdened with high import duties. या तो इंपोर्ट बंद कर देते हैं या उनके पर हैवी टैक्स लगा लेते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस इंपोर्ट फॉल्स, जिसकी वजह से इंपोर्ट गिर जाता है। विद फॉल इन इंपोर्ट्स देयर इज ऑल्सो फॉल इन एक्सपोर्ट। जब हम इंपोर्ट ही नहीं कर रहे, बाहर से मशीनें ही नहीं ला रहे, तो मशीनें वगैरह कम लेके आएंगे, यहाँ माल कम बनाएंगे तो एक्सपोर्ट भी कम करेंगे। दस द पॉलिसी
और प्रोटेक्शन कॉजेज फॉल इन फॉरेन ट्रेड, ओवरऑल फॉरेन ट्रेड ही कम हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम किसी की चीज पे बाहर से आ रहा है उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा रहे हैं, तो जो हमारी चीज बाहर जा रही है उसके ऊपर भी तो टैक्स लगेगा ना, तो वो भी कम बिकेगा। ये भी एक वो हो सकता है, मतलब क्लू हो सकता है। नेक्स्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। देर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम ड्यू टू प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की वजह से अमीर बहुत अमीर होता है, गरीब बहुत गरीब होता है। कैसे? रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। It is because capitalists produce inferior goods and sell the same at exorbitant rates। वो क्या करते हैं भाई, इंफीरियर क्वालिटी का सामान बनाते हैं विद इन द कंट्री और उसको हाई फाई रेट पे बेचते हैं, क्योंकि बाहर से जो सामान आ रहा है, वो जो बाहर से सामान आ रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा है, वो तो हाई प्राइस पे बिक रहा है। समझ गए बात? तो इसलिए लोकल जो प्रोड्यूसर रह जाते हैं वो नकली सा सामान बनाएंगे या लो क्वालिटी का सामान बनाएंगे और हाई फाई रेट पे बेचेंगे और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे। कंज्यूमर्स आर देयरफॉर एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्राइसेस। एक तो क्वालिटी लो, ऊपर से प्राइसेस बहुत हाई। इमोरलिटी एंड करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे? प्रोटेक्शन गिव्स राइज टू इमोरलिटी एंड करप्शन। In order to secure protection for a longer period of time, industrialists enjoying protection paint such a grim picture of their industries to make them appear weak and unprofitable। जो लोकल कंपनियां होती हैं विद इन द कंट्री, वो अपने आप को लॉस मेकिंग शो करती हैं ताकि सरकार की नजरों के सामने वो इतनी गरीब बन जाएं कि ये तो इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है, सरकार को रिश्वतें दे दे के सब्सिडीज ले लेंगी। समझ गए बात? They therefore bribe government officials and give liberal donations to political parties at the time of parliament elections or state assembly elections to extend protection। सरकार को रिश्वतें खिलाते हैं और अपनी ऐसी पिक्चर बनाते हैं कि भाई हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, और अंदरों अंदर बड़ा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरनेशनल एनिमोसिटी। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, नफरतें फैल जाती हैं। कैसे? प्रोटेक्शन ऑल्सो गिव्स राइज टू इंटरनेशनल हॉस्टिलिटी एंड जेलसी। When one country raises high tariff walls, the other country also follows the same suit in the spirit of retaliation। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री पे टैक्स लगाएगी तो दूसरे कंट्री भी दूसरे जो है जो उसका सामान आता है उस पर भी टैक्स लगा देगी। इनिशियली दिस स्पिरिट ऑफ रेटेलिएशन रिमेन्स कन्फाइंड टू इकोनॉमिक जेलसी, बट ग्रेजुअली इट टर्न्स इनटू कोल्ड वॉर एंड देन फुल फ्लेज्ड वॉर। तो आस्ता आस्ता क्या होता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री के सामान पे टैक्स लगाती है, दूसरा उस पे टैक्स लगा देता है। शुरू शुरू में तो थोड़ी बहुत पंगे होते हैं, जेलसी वगैरह होती है। आस्ता आस्ता ये जेलसी जो है वो कोल्ड वॉर में बदल जाती है और फिर हर एक कंट्री चाहता है कि दूसरा कंट्री को पंगा तो लें, इसके खिलाफ लड़ाई कर दें। तो आपको पता है जितनी भी वर्ल्ड वॉर हुई है, आज आके कहीं ना कहीं ट्रेड का ही स्यापा निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इग्नोर्स द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी कहती है जो हमें कंपैरेटिवली फायदा दे रहा है वो बनाएं और बाकी चीजें बाहर से मंगा लें, मगर ये थ्योरी कहती है नहीं जी सब बनाएंगे। ठीक है ना? Under the policy of protection, every country seeks to produce all sorts of goods and not only those goods which enjoy greater comparative advantage। तो प्रोटेक्शन की पॉलिसी तो कहती है हम सारा सामान बनाएंगे, सिर्फ वही नहीं बनाएंगे जिसमें हमें एडवांटेज है। Thus the policy of protection overlooks the comparative cost theory and hence the total production of the world does not increase। तो जब comparative cost के हिसाब से काम नहीं कर रहे तो ओवरऑल वर्ल्ड प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नो एनकरेजमेंट टू एफिशिएंट इंडस्ट्रीज। एफिशिएंट इंडस्ट्रीज को कुछ फायदा नहीं पहुंचाते, उल्टा वीक इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देते रहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सम इंडस्ट्रीज मीन्स नो एनकरेजमेंट टू एफिशिएंट इंडस्ट्रीज। इट इज सो बिकॉज ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स देयर सेल्स आर कन्फाइंड टू होम मार्केट अलोन। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल इन प्रोडक्शन। अब सिंपल वर्ड्स में जो एफिशिएंट इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्रीज अपना माल बाहर बाहर कंट्रीज में भी बेचना चाहती हैं, मगर हमने बाहर वाली कंट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, इसलिए हमारा माल भी बाहर वाले कंट्रीज में बिकता नहीं। तो जो एफिशिएंट इंडस्ट्रीज हैं वो अपना माल बाहर बेचना चाहती हैं, मगर उनका बिक नहीं पा रहा क्योंकि उन कंट्रीज ने भी हैवी टैक्सेस लगाए हुए हैं जैसे हमने बाहर वाले इंपोर्ट पे लगाए हैं। तो एक तो ये एनकरेज नहीं करती, ये पॉलिसी जो है ना ये एनकरेज नहीं करती जो एफिशिएंट इंडस्ट्रीज होती हैं उनको। नेक्स्ट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स competition comes to an end and monopolistic tendencies gather momentum। अब जब बाहर से कोई कंपनी आएगी नहीं और लोकल जो कंपनियां वो है ही दो तीन, अगर उन्होंने आपस में सांठ गांठ कर ली तो ये तो अपनी मोनोपोली बना के बैठ गए। समझ गए बात? अंडर मोनोपोली के अंडर क्या होता है, देयर इज नो इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी गुड। तो जब भी वो मोनोपोली बना के बैठ जाते हैं तो कोई इंसेंटिव तो होता नहीं कि अच्छा माल बनाए, वो क्या करते हैं इंफीरियर क्वालिटी का माल बना बना के महंगे रेटों पे बेचते हैं। मोनोपोलिस्ट चार्ज हाई प्राइस, वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं ऑफ दीज पुअर क्वालिटी गुड्स एंड दस एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ।
हमारे कंट्री में मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कितने हैं, या किसी भी कंट्री में कितने होंगे, 5-7 से ज्यादा नहीं होंगे। वो क्या करते हैं, वैसे तो गवर्नमेंट के आगे तो कहते हैं कि हम कंपटीशन कर रहे हैं, मगर असल में क्या करते हैं, वो असल में आपस में स्कीमें मिला के हर कोई 10-10, 20-20 रुपए बढ़ाता रहता है, इकट्ठे बढ़ा देते हैं ताकि दूसरे की तरफ भागने का ऑप्शन ही ना रहे। अगर आपके वाले ने 10-20 रुपए बढ़ा दिए सर्विस प्रोवाइडर ने, तो दूसरा भी बढ़ा देगा ताकि उस तरफ ही ना आए। तो आपस में वो स्कीमें डाल के बढ़ा देते हैं और अपनी एक टाइप की मोनोपोली बनाई हुई है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह भाग ही ना पाए। तो जब भी बाहर से आने पे रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं तो इस टाइप की मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ फेयर कंपटीशन। तो ऐसी सिचुएशन में फेयर कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं होता। Because of protection, several restrictions are imposed on imports and exports. Consequently, different countries of the world remain deprived of the benefits of healthy competition and specialization. तो इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है, तो उन कंट्रीज में एफिशिएंट कंपनियां आ ही नहीं पाती, आना ही नहीं चाहती। वो कहती हैं भाड़ में गई ऐसी कंट्री जिसने प्रोटेक्शन लगाई हुई है। एग्जाम्पल कह सकता हूं टेस्ला हर एक कंट्री में जाके अपनी कार नहीं बेचती। जहां जहां स्वीयर प्रोटेक्शंस लगी हैं, वो इंडिया में आना चाहती थी, मगर उसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज पसंद नहीं आई। अब मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हैं या बुरी हैं, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, मगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो कंट्री, वो जो टेस्ला कंपनी है वो इंडिया में आ सकती थी अगर उसे कंपनी की जो लॉज हैं और पॉलिसीज हैं वो पसंद आती, सरकार की पॉलिसीज पसंद आती। बट सरकार ने भी ऐसी पॉलिसी बना के रखी है ताकि वो यहाँ पे आके इतना माल ना बेच पाए कि हमारी जो मारुति सुजुकी है या जो लोकल कंपनी है वही फुस हो जाए। समझ गए बात। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक। चैप्टर का नाम है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन और टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है, इसके मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सारे के सारे मैंने इससे पहले मैंने बना दिए हुए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे प्रोटेक्शन हो सकती है। फर्स्ट आ जाता है टैरिफ्स, मतलब टैक्सेस। Tariffs practiced by different countries in the world has been the most important type of trade restriction. जो टैरिफ लगाना है, टैक्स लगाना है बाहर से जो इंपोर्ट आ रहा है उसके ऊपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन है कि बाहर से चीज को डिस्करेज करना है, टैक्स लगा दो। एंड इम्पोर्ट टैरिफ इज अ ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड कमोडिटी वाइल एक्सपोर्ट टैरिफ इज द ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्टेड कमोडिटी। जो इंपोर्ट टैरिफ है, जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर लगता है, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, बाहर वाली कंट्रियों में बेच रहे होते हैं, अगर उसके ऊपर टैक्स लगता है तो उसे एक्सपोर्ट टैरिफ कहा जाता है। In the context of policy of protection, import tariffs are more important than export tariff. तो हम एक्सपोर्ट टैरिफ की बात नहीं करेंगे, इंपोर्ट टैरिफ की बात करेंगे, क्योंकि हमने तो बाहर से सामान को आने से रोकना है ना। It indirectly increases the price of the imported commodities, thereby offering protection to the domestic producers from international competition. तो import tariff लगने से जो imported good है उसका प्राइस बढ़ जाता है, और प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड गिर जाती है, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको काफी फायदा आता है और प्रोटेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, मान लो ये डिमांड है और ये सप्लाई है, ठीक है। डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे, अब इक्विलिब्रियम की बात नहीं चल रही, मैंने सीधा यहाँ लिखा है पीडी होता है डोमेस्टिक प्राइस। डोमेस्टिक इकोनॉमी में ये प्राइस है क्योंकि कॉस्ट हाई पड़ती हैं। वर्ल्ड में पीडब्ल्यू मतलब वर्ल्ड प्राइस, ये समझ की बात। अब अगर इस प्राइस पे विद इन द कंट्री आके सामान बेचते तो इतनी डिमांड होती, डिमांड के हिसाब से ये जो डिमांड कर्व है इसके हिसाब से देखें तो डिमांड ओ क्यू होती, ठीक है, डिमांड बड़ी हाई होती, और अगर ज्यादा डिमांड होती तो लोकल कंपनियों का सामान नहीं बिकता। तो सरकार क्या करेगी, ये जो गैप है ना, इतना टैक्स लगा देगी, जो मैंने ये लिखा हुआ है इंपोर्ट टैरिफ, इतना ज्यादा टैक्स लगा देगी। टैक्स लगाने से क्या होगा, प्राइजेस, डोमेस्टिक जो प्राइजेस हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्राइजेस हैं, उनके बराबर आ जाएंगे, और जो डिमांड पहले हम इंपोर्टेड गुड्स की ये करते थे अब सिर्फ ये रह जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू सरकार टैक्स लगा के इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड को कम कर सकती है। तो मैंने थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा है, विद द टैरिफ बैरियर्स the domestic price is increased by the amount of tariff, hence there is a loss to domestic consumers and फॉरेन प्रोड्यूसर्स एंड गेन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो लॉस किसका हुआ, लॉस हुआ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का, उनको सस्ता माल नहीं मिला, और फॉरेन प्रोड्यूसर्स का हुआ, और फायदा किसका हुआ, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का फायदा हुआ, क्योंकि उनका सामान अब पहले से ज्यादा बिकेगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो गेन्स, गवर्नमेंट का भी तो गेन हुआ इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू, सरकार को भी टैक्स आ गया। समझ गए बात। तो पहला पॉइंट था टैक्स लगा के प्रोटेक्ट करना अपनी इकोनॉमी को। दूसरा पॉइंट आ जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स। इसके अंडर क्या होता है, अंडर दिस मेथड full restrictions are imposed on imports of such goods which we want to develop in the domestic
कंट्री या डोमेस्टिक इकोनॉमी, हम विद इन द कंट्री जो भी सामान बनाना चाहते हैं, बाहर से ऐसे गुड्स के आने पे फुल रिस्ट्रिक्शन लग जाते कि भाई ये आएगा ही नहीं. Although it is a very simple method, but it results in alarming and cause retaliation. In this way, economic conflicts get started. Although ये काफी सिंपल मेथड है कि बाहर से जो भी चीज आ रही है उसको बंद कर दो, मगर टेक्निकली अगर सोचा जाए तो जो बाहर से चीज आ रही है उसको बंद कर दिया, बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो बाकी कंट्रीज से पंगे ले लेंगे हम, वो हमारा सामान बंद कर देंगे और बाद में लंबे टाइम पे जाके कन्फ्लिक्ट आ सकता है ना कंट्रीज के बीच में. नेक्स्ट आ जाता है स्टेट ट्रेडिंग. अंडर दिस मेथड फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ही फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करेगी. ओनली दोज गुड्स आर इंपोर्टेड विच द गवर्नमेंट कंसीडर्स इसेंशियल एंड दैट टू इन अ एप्रोप्रिएट क्वांटिटी. वही चीजें सिर्फ बाहर से मंगाएंगे जिससे सरकार को लगता है कि हमारे कंट्री में ये प्रोड्यूस नहीं होती, या फिर एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी मंगवाएंगे. सरकार के हाथ में है कंट्रोल, ठीक है. सरकार सिर्फ वही इंपोर्टेड गुड्स मंगवाएगी जो इसेंशियल एंड नेसेसरी हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही मंगवाएगी. इंपोर्ट ऑफ दोज गुड्स इज ईदर प्रोहिबिटेड और रिड्यूस्ड टू मिनिमम हुज इंडस्ट्री गवर्नमेंट इंटेंड्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन कंपटीशन. उनका इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा जिनको गवर्नमेंट, जिन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है बॉन्टीज और सब्सिडीज. इसमें क्या है, इट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द होम इंडस्ट्री. ये इनडायरेक्ट है. कैसे? इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस और इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द फॉरेन गुड्स, सब्सिडीज आर गिवन टू पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द कंट्री. बजाय इसके कि जो फॉरेन कंपनियां आ रही हैं उनके ऊपर हैवी टैक्स लगाया जाए या फिर उनको रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, हम अपनी जो कंपनीज हैं उन्हीं को रियायत क्यों नहीं दे देते. हम अपनी कंपनीज को रियायत दे सकते हैं, हम अपनी कंपनीज को बिजली माफ कर सकते हैं, सस्ते में लोन दे सकते हैं, सस्ते में जमीनें दे सकते हैं, टैक्स में माफी दे सकते हैं, सब्सिडीज वगैरह दे सकते हैं. इंडस्ट्रीज रिसीविंग सच सब्सिडीज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ देयर गुड्स एंड सेल द सेम अब्रॉड एट लेसर कॉस्ट. तो वो क्या करेंगी, अपनी कंट्री में तो सामान बेचेंगी, फॉरेन कंट्री में भी जाके कॉस्टिंग कम है तो बेच सकती हैं. दस दे इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स. तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट कोटास. तो सरकार का ये एक और मेथड है. अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट फिक्सेस द कोटा ऑफ इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. सरकार फिक्स कर लेती है कि इस कंट्री से इतना इतना सामान ही आ पाएगा, इससे ज्यादा नहीं. दस द कोटा इज फिक्स्ड कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ द कंट्री. जो कोटा है वो कंट्री के नीड्स के हिसाब से फिक्स किया जाता है. नो इंपोर्टर इज अलाउड टू इंपोर्ट मोर देन द फिक्स कोटा ऑफ गुड्स फ्रॉम अ गिवन कंट्री. एक जैसे कह दिया अमेरिका से इतने % या फिर इतने किलो या इतने क्विंटल सामान मंगा सकते हो पर्टिकुलर चीज का, उससे ज्यादा नहीं. कोटा सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स. ये जो कोटा सिस्टम है ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है. एक होता है एलोकेट कोटा. Under this system, the government determines the total volume of goods that can be imported from a given country. एक given country में कितने वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट होगी, उस चीज को सरकार पहले ही डिटरमिन कर लेती है, डिक्लेयर कर देती है. मगर दूसरा ग्लोबल कोटा क्या है, अंडर दिस सिस्टम द गवर्नमेंट डिटरमिन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ईच कमोडिटी टू बी इंपोर्टेड. इसमें कंट्री की बात नहीं हो रही, इसमें यह बात हो रही है कि पहले फिक्स कर दिया कि जहां मर्जी से सामान आए, इससे इतनी क्वांटिटी से ज्यादा हमारे कंट्री में सामान नहीं आएगा. दिस अमाउंट कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री, चाहे एक कंट्री से हो, 2 कंट्री से हो, 5 कंट्री से हो. डिमांड ओवर एंड अबव द इम्पोर्टेड कोटा इज मेट बाय इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो जो कोटा बाहर से आया है, अगर हमारे होम घर की डिमांड उससे ज्यादा है, कंट्री की डिमांड उससे ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा डिमांड है वो होम प्रोडक्शन से दूर की जाएगी, घर की कंपनियों से वो माल ज्यादा बनवाया जाएगा. इन दिस वे होम प्रोडक्शन गेट्स प्रोटेक्टेड. इस तरीके से हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अनदर मेथड आता है डिवैल्यूएशन. डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री प्रमोट्स इट्स एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजेस इंपोर्ट. तो डिवैल्यूएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिससे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है और इंपोर्ट गिर जाता है. फॉर एग्जांपल $1 ₹70 का है, और अगर $1 ₹80 का हो गया तो इंडियन करेंसी क्या होगी बोल बोल के गला बैठ गया, इंडियन करेंसी होगी डी वैल्यू. तो जब भी कोई करेंसी डी वैल्यू होती है तो उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं. पहले फॉरेनर्स आते थे, वो ₹70 का सामान खरीदते थे, अब ₹80 का हो गया, अब वो हमारे कंट्री में आके ₹80 का सामान खरीदेंगे, तो वो ज्यादा खरीदेंगे ना, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं डिवैल्यूएशन से. ऑन अकाउंट ऑफ डिवैल्यूएशन की वजह से द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इज रिड्यूस्ड. तो हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, जो पहले ₹70 मिल रहे थे अब उसके ₹80 हो जाएंगे. डिवैल्यूएशन रेंडर्स इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स चीप.
तो डीवैल्यूएशन की वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो सस्ते हो जाते हैं, जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं। अब अगर मैंने अमेरिका से पहले कोई सामान मंगाना होगा, मुझे पहले 70 रुपये देने पड़ते थे $1 के हिसाब से, अब 80 रुपये देने पड़ेंगे, तो मैं तो डिस्करेज फील करूंगा ना। एक्सपोर्ट्स आर देयरफॉर इंक्रीज्ड, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं डीवैल्यूएशन से। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारे लिए तो फायदे की बात है ना, जितने एक्सपोर्ट होंगे उतना ही मजा आएगा, मतलब हमारे कंट्री में ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सचेंज कंट्रोल। फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करके भी सरकार मतलब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल कर सकती है। ये भी एक प्रोटेक्ट करने का अपनी इकोनॉमी को तरीका है। फॉरेन एक्सचेंज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एवरी कंट्री दीज डेज। हर एक कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज है या फॉरेन करेंसी है वो जो वहाँ का हेड बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसके कंट्रोल में रहती है। एवरी इंपोर्टर गेट्स फॉरेन करेंसी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पे द फॉरेन गुड्स। तो जब भी मैंने फॉरेन गुड्स बाहर से इंपोर्ट करने हैं, मैं क्या करूंगा, मैं तो ऑर्डर मार दूंगा, मेरे बैंक को ऑर्डर मार दूंगा, बैंक आगे सेंट्रल बैंक से पैसे लेगा, तो सेंट्रल बैंक को तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के अंडर ही है ना। तो वो किस चीज के लिए कितने पैसे जो है डॉलर छोड़ता है वो तो उसी पे डिपेंड करता है ना। तो गवर्नमेंट मेक्स अवेलेबल फॉरेन करेंसी फॉर द इंपोर्ट्स ऑफ सच गुड्स एज ईदर इन शॉर्ट सप्लाई और कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। गवर्नमेंट ही उस चीजों के लिए मनी रिलीज करेगी, बाकियों पर रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, कह देगी है ही नहीं, कहानी खत्म। ठीक है ना, गवर्नमेंट वैसे डिनाई तो नहीं कर सकती, मगर वो ऑल फॉल करके डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि उनके लिए वो प्रोवाइड ही ना करे फॉरेन करेंसी पर्टिकुलर कामों के लिए, जिन कामों के लिए वो घर में इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना चाहती है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाता है लीगल प्रोहिबिशंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एक एग्जांपल दूंगा, बहुत मशहूर है। विद अ व्यू टू एनकरेज होम इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स इज लीगली प्रोहिबिटेड। अपने घर में कुछ कंपनी को बचाने के लिए इंपोर्ट को लीगली प्रोहिबिट कर देते हैं। हम पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में एक्ट पास कर देते हैं कि ये फलां फलां सामान आएगा ही नहीं हमारे कंट्री में। ठीक है, एग्जाम्पल, ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोहिबिटेड टू इंपोर्ट इंडियन टेक्सटाइल, देयर बाय प्रोटेक्टेड इट्स ओन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ से इतना सस्ता कपड़ा बाहर जा रहा था, तो जो इंग्लैंड है उसने क्या किया, उसने अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया जिसके अंडर क्या होगा, जो इंडियन क्लोथ है वो वहाँ नहीं जा पाएगा, क्योंकि इंडियन क्लोथ इतना चीप था कि वहाँ के जो वो हैं क्या कहते हैं लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो है प्रोडक्शन को हैम्पर कर रहा था और उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए काफ़ी ख़राब था। तो लीगल लॉ भी पास कर सकते हैं कि हम फलां कंट्री से सामान नहीं लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट डिस्क्रिमिनेटिंग फ्रेट रेट्स। फ्रेट रेट्स क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होते हैं। अ कंट्री दैट हैज़ इट्स ओन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस high freight rates on imports and low freight rates on exports in order to discourage import and encourage export। अगर कोई भी ऐसी कंट्री जिसका खुद ही बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन उसकी खुद की है, वो क्या करेगी, अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है उस पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ज़्यादा लगा देगी ताकि उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाए, और अगर हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सब्सिडी वगैरह दे देगी, कम प्राइस लगाएगी ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी ओवरऑल कॉस्ट को कम करे, ताकि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए और एक्सपोर्ट्स को एनकरेज किया जाए। तो डिस्क्रिमिनेटिंग फ्रेट रेट्स, फ्रेट चार्जेस को डिस्क्रिमिनेट करना भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है लाइसेंसिंग सिस्टम। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस licensing system या license system with a view to reduce the import of non-essential and unwarranted या अनवांटेड गुड्स। तो सरकार ने क्या किया कि कुछ ऐसी नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उनके इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए सरकार ने लाइसेंस सिस्टम लाया। टू इंपोर्ट एनी कमोडिटी सिक्योरिंग ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इज कंपलसरी। अगर आपने बाहर से कोई इंपोर्ट चीज़ करनी है तो सरकार का लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंपोर्ट लाइसेंसेज आर नॉट इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर दोज गुड्स विच इट डिजायर्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन द होम कंट्री या होम इंडस्ट्री। अब सरकार जो चाहती है कि ये चीज़ें विद इन द कंट्री बने, उन चीज़ों के इंपोर्ट के लाइसेंस तो दे ही नहीं रही और बाकियों के दे ही जा रही है। तो इससे तो साफ पता लगता है कि सरकार चाहती है कि ये चीज़ें बाहर से इंपोर्ट ही ना हो। नेक्स्ट, बायलैटरल एग्रीमेंट। ये भी एक अच्छा तरीका है। एनी टू कंट्रीज में एंटर इनटू बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर द स्पेशल म्यूचुअल फैसिलिटीज इन रिस्पॉन्स टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कोई भी दो कंट्रियां आपस में साठगांठ कर सकती है, एग्रीमेंट कर सकती है कि भाई तू मुझे ये चीज़ सस्ते में दे दे, मैं तुझे वो चीज़ सस्ते में दे देती हूँ, हमें और किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे भी अपनी इकॉनमी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दीज फैसिलिटीज आर नॉट एक्सटेंडेड टू अदर कंट्रीज। ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में बात है, बाकी कंट्रीज को इसका फायदा नहीं देते। इन दिस वे होम इंडस्ट्री
इन द कंसर्न्ड कंट्रीज आर प्रोटेक्टेड एंड ट्रेड बिटवीन देम इज इंक्रीज। तो दो कंट्रीज आपस में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करती हैं और कई एग्जांपल हैं इसके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।